हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड यू गाइस आर वाचिंग स्टडी वर्क्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। एक हमारी ये प्रोफेशनल डिग्री है जिसका नाम है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस का मतलब क्या होता है? पहला क्वेश्चन हमारा वही है कि व्हाट इज एक्चुरियल साइंस। तो एक्चुरियल साइंस मेनली क्या करता है, रिलेट करता है रिस्क से। रिस्क का मतलब क्या है? जो भी रिस्क है उसको हम कैसे, जो भी फ्यूचर में होने वाले रिस्क है उनको हम कैसे भी करके मिनिमाइज कर सकें। तो एक्चुरियल साइंस को अगर मैं किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहूँ ना, तो ये दूसरा नाम जो है वो हमारा हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं। जो भी फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल लॉसेज हैं, जो भी फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। अब बात रिस्क की आती है तो अपने को दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसको पढ़ने के लिए। पहली चीज जो हमारी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी। अब जितनी बढ़िया अपनी प्रोबेबिलिटी होगी उतना बढ़िया हम रिस्क के साथ खेल सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमारी होती है वो होता है नंबर्स। मतलब नंबर्स में हम जितने बढ़िया होंगे, ठीक है, नंबर्स में या कह लो मैथमेटिक्स में जितने ज्यादा बढ़िया होंगे उतना हम एक्चुअल साइंस में बेटर कर सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है देन आप इस करियर में परस्यू नहीं कर सकते, इस करियर में आगे नहीं बढ़ सकते, आप इसके एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। अभी तो एक क्राइटेरिया हटा दिया गया है। पहले क्या होता था 85%, उससे पहले ये क्या था 90% था कि इतना आपका मैथ्स में स्कोर होना चाहिए, बट अभी ये क्राइटेरिया हट गया है। ठीक है, तो ये चीज है कि ये एक्चुअल साइंस होता है, मेनली रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं। अब रिस्क का मैनेजमेंट हम कौन से सेक्टर्स में करते हैं? तो जो हमारा पहला सेक्टर निकल के आता है जहां पे हम रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं वो होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबसे बड़ा रिस्क का सेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो इन जगहों पे एक्चुअरीज जो होते हैं हमारे काम करते हैं। तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई कि क्या एक्चुरियल साइंस है, एक्चुरियल साइंस कहाँ पे लोग करते हैं और इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि हम इस करियर में आगे बढ़ सकें। यहाँ पे हम सैलरी वैलरी का डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वो सारी चीजें बता देते हैं। तो इतना ये चीज है, ठीक है, कि कैसे एक्चुअल साइंस काम करता है, इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि कैसे इसको हमें आगे पूरा कंटिन्यू करना है, कैसे इसको आगे बढ़ना है। तो ये देखो यहाँ पे हमने स्लाइड लगा रखी है कि हाउ टू बिकम एन एक्चुअरी, एक एक्चुअरी कैसे हम बन सकते हैं। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इंडिया के थ्रू करें, जिसमें हमारा एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, जिसको IAI के नाम से जनरली जाना जाता है। ठीक है, ये इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराता है। सेम इसी तरह एक और बॉडी है, ठीक है, जो हमारा यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, मेनली लंदन में। इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, जो कि IFOA के नाम से जानी जाती है। जो कि क्या है, ये तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जाम कंडक्ट कराती है, साथ ही साथ ये इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। पूरे वर्ल्ड में भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, साथ में इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो अपने पास दो ऑप्शन है, इनके थ्रू भी हम जा सकते हैं। देखो जो AIA है, IAI है, इसके साथ भी जा सकते हैं और IFOA के साथ भी जा सकते हैं। अब देखो ऐसी बहुत सारी जो हमारी हैं बॉडीज, हर कंट्री की लगभग अलग अलग बॉडीज हैं, लेकिन हम मेनली इन दो से करते हैं क्योंकि ये दोनों अपने को बेस्ट पड़ते हैं। अब जो यूके वाली बॉडी है ये क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और जो इंडियन बॉडी है थोड़ी सी चीप पड़ जाती है, प्लस इंडिया से रिलेट करती है, तो इस वजह से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट एक्चुअरीज स्टूडेंट इन इंडिया टेंड टू टेक एग्जाम विथ वन और बोथ आउट ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूट। इन दोनों में से किसी भी एक इंस्टीट्यूट को चूज कर लेते हैं, बट there are several other choices like the Society of Actuaries, SOA, ये यूएसए में काम करती है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगहों पे काम करती हैं। तो लेकिन ज्यादातर इंडिया के स्टूडेंट इन्हीं दो बॉडीज के साथ जाते हैं। ये वाली जो बॉडीज है ना, यूएस वाली या ऑस्ट्रेलिया वाली, ये थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, भाई कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो देखो सबसे पहले IFOI के लिए हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि इफ यू हैव एक्सेलेंस मैथमेटिक्स स्किल्स एंड लव फॉर द नंबर्स, अगर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत बढ़िया है तो आप यहाँ पे इसको परस्यू कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन द IFOI एज अ स्टूडेंट मेंबर, स्टूडेंट मेंबर के थ्रू कर सकते हो। वाइल देयर आर नो एकेडमिक एडमिशन क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट मेंबरशिप। ठीक है, इसके लिए कोई भी एकेडमिक क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा है। वी रिकमेंडेड स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, मतलब 11th-12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी हो देन आपके लिए बढ़िया है। अगर नहीं पढ़ी है लेकिन आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी है देन आप आ सकते हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे कह रहा है
कि इफ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, उसमें आपके पास नहीं है, और यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द करियर इन एक्चुरियल फील्ड, एक्चुरियल फील्ड में अभी आपका कंफर्म नहीं है कि भाई आपको आना है या नहीं आना है, चेक करने के लिए आप आ रहे हो, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि वी रिकमेंड टू अपेयर योर फर्स्ट एग्जाम एज अ नॉन मेंबर। ठीक है, नॉन मेंबर के थ्रू करो। क्यों करो इसके लिए भी आगे हम बात करेंगे। जहां पे आपको देखो ऑप्शन दे दिया जाता है, यहाँ पे क्या कहता है कि IFOI कहता है कि भाई कोई भी आपको जल्दी नहीं है, आप आइए, आप हमारे यहाँ पे चेक करिए, हम आपको 2 एग्जाम्स देंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बस आपकी मैथ्स बढ़िया होनी चाहिए, और आपने मैथ्स ली है या नहीं ली है, या इतने नंबर है मैथ्स में आपके नहीं है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हम आपके सामने 2 एग्जाम्स एज ए एंट्रेंस रखेंगे, CS1 और CM1। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम आप चूज कर लो। वो एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, देन आप हमारे यहाँ पे हमारे एज अ मेंबर बन सकते हो, CM1 या CS1। इस पे भी बात करेंगे ये हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, ये दोनों एज ए एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के रूप में आपसे एग्जाम ये 2 कंडक्ट कराता है IFOI। फिर देखो IAI क्या कहता है कि पास AIS एंट्रेंस एग्जाम, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे ASET बोलते हैं, मतलब एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम होता है ये सबसे पहले कंडक्ट करता है जो हमारा AI है, कि इसको क्वालिफाई करो, देन आप क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ पे बाकी के सारे एग्जाम्स दे सकते हो। अब देखो, द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर ASET के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इज दैट द स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड और पास्ड 10+2 एग्जाम और एनी इक्विवेलेंट विथ इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट। भाई किसी भी एक आपने क्या कर रखा हो, 10+2 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एक डिग्री ले रखी हो जिसमें आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है देन आप ASET नहीं दे सकते, एक्चुरियल कॉमन टेस्ट, जो कि इंडिया की बॉडी कराती है। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि पास 2 पेपर्स फ्रॉम द अदर एक्चुरीज बॉडी, या फिर किसी दूसरी एक्चुरी बॉडी से, IFOI, SOA या किसी भी से भी। ठीक है, अगर आपने क्या कर रखी है, कोई 2 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, अभी आगे देखेंगे कौन कौन से एग्जाम होते हैं, या फिर आपने क्या कर रखा है, फुल्ली क्वालिफाइड CA, CS, IIT, IIM ग्रेजुएट है, या MBA इन फाइनेंस और इंजीनियरिंग जिसमें आपके कितने आए हो, 60% मार्क्स आए हों, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ACT, देन आप क्या कर सकते हो, ACT एग्जाम दे सकते हो। तो ये इंडियन बॉडी का क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यूके बॉडी का भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ACET की, कि भाई ACET में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ACET मतलब एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडियन बॉडी कंडक्ट कराती है। अब देखो ये क्या होता है, ACET इज अ 3 आवर 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, विच हैव 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 70 क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, विथ 1 करेक्ट आंसर फॉर ईच। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे 45 जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क के निकल के आते हैं, 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। अब इनके सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, इनके सिलेबस में आपको 2 सेक्शन दिए जाते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो होता है, इसमें मैथमेटिक्स आती है, स्टैटिक्स आती है, और DI आती है, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसकी वेटेज 55% मार्क्स की होती है। और इसमें एक दूसरा सेक्शन आता है जिसमें क्या होता है, इस दूसरे सेक्शन में अपने को इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग दी होती है, जिनकी वेटेज कितनी होती है, 55% होती है। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स होती है वो 10+2 लेवल की होती है, मतलब 11th-12th की होती है, थोड़ी सी उससे ऊपर होती है, और स्टैटिक्स काफी ऊपर की होती है, वो हम इस चैनल पे आपको कवर करके दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे है कि प्लान माई स्टडी रूट, कैसे क्वालिफाई करना है अपने को। तो देखो, टू क्वालिफाई एज अ फेलो, जो 13 के 13, यहाँ पे मेनली 13 एग्जाम होते हैं, जो 13 के 13 एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है उसको फेलो बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू नीड कंप्लीट 13 एग्जाम्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज। वो क्या करे जाते हैं, 4 सीरीज में डिवाइड करे जाते हैं, उन सीरीज का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो देखो, पहले सबसे पहली फर्स्ट सीरीज जो हमारी होती है उसे बोलते हैं कोर प्रिंसिपल सीरीज। कोर प्रिंसिपल सीरीज हमारी सबसे पहली सीरीज होती है, जिसमें हमारे 7 एग्जाम्स होते हैं मेनली कोर सीरीज में। तो देखो, सबसे पहली होती है एक्चुरियल स्टैटिक्स, कोर स्टैटिक्स सीरीज। इसमें हमारे 2 एग्जाम निकल के आते हैं, CS1 और CS2, 2 एग्जाम होते हैं। फिर हमारा निकल के आता है एक्चुरियल मैथमेटिक्स सीरीज। एक्चुरियल मैथमेटिक्स सीरीज में भी अपने 2 एग्जाम होते हैं, CM1 और CM2, मतलब कोर स्टैटिक्स 1 एंड कोर स्टैटिक्स
टू, जिसको एक्चुरियल मैथमेटिक्स 1, एक्चुरियल मैथमेटिक्स 2 भी बोलते हैं। फिर उसके बाद सीबी सीरीज आती है, मतलब कोर बिजनेस सीरीज। इसमें क्या होता है, 3 पेपर होते हैं। पहला होता है CB1, दूसरा होता है CB2 और तीसरा होता है CB3। CB1 हमारा किसके लिए होता है, बिजनेस फाइनेंस के लिए, मतलब इसमें अकाउंट्स टाइप की चीजें आती हैं, अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड इस टाइप की चीजें आती हैं। CB2 जो हमारा होता है ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलती है। और CB3 हमारा बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। तो ये हमारी फर्स्ट सीरीज होती है। अब अगर आपने ये 4 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, ये 4 एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिए, CS1, CS2, CM1, CM2, देन और उसी के साथ आपने अगर ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट कर रखी है, देन आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है 3 to 4 लाख का, 3 to 4 और 5 लाख भी कह सकते हैं, मेनली वो तो आपके इंटरव्यू पे है। इतने का पैकेज आपको मिल सकता है। और देन उसके बाद एक एक पेपर क्वालिफाई करते जाओ और आपकी धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इसका क्राइटेरिया है। ये पहली कोर प्रिंसिपल सीरीज है। उसके बाद दूसरी सीरीज जो हमारी निकल के आती है CP सीरीज, जिसे कोर प्रैक्टिस सीरीज बोलते हैं। इसमें 3 एग्जाम आपके निकल के आते हैं। पहला एग्जाम होता है आपका CP1, जिसमें एक्चुरियल प्रैक्टिस के बारे में बात करी जाती है। फिर आता है CP2, जिसमें मॉडलिंग, अलग अलग रिस्क के मॉडल्स बनाए जाते हैं। और CP3 जिसमें कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी जाती है। इनके बारे में डिटेल में भी वीडियो मैं बना दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी जो निकल के आती है वो स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल सीरीज होती है, जिसमें क्या होता है, आपको किसी न किसी पार्ट में स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे 8 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से कोई भी 2 एग्जाम्स चूज करने होते हैं। आप भाई यहाँ पे ना जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो ना, उस सेक्टर की आपकी स्पेशलिटी चूज करनी होती है आपको। जैसे आप हेल्थ एंड केयर प्रिंसिपल पे काम कर सकते हो, हेल्थ एंड केयर सेक्टर पे, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे, पेंशन एंड अदर बेनिफिट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रिंसिपल या जनरल इंश्योरेंस, ये इस टाइप की चीज है, और इन पे काम कर सकते हो। इन सेक्टर्स में से किस सेक्टर में आप काम करते हो, जो भी आपकी स्पेशलिस्ट है, उस पर आप जाके एग्जाम दे सकते हो। अब मजे की बात ये होती है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इन पे आपको ज्यादा पढ़ने को होता नहीं है, ज्यादा पढ़ने के लिए जरूरत नहीं होती। क्या होता है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड एग्जाम होता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती और इजीली एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, फिर हमारा आता है कि स्पेशलिस्ट एडवांस्ड, ठीक है, जो फाइनल सीरीज हमारी निकल के आती है, 4th सीरीज। इसमें से किसी एक सीरीज में अपने को एक एग्जाम देना होता है। देखो जो हमने यहाँ पे एग्जाम दिए है ना, लगभग वही सारे एग्जाम्स यहाँ पे भी अपने को देने पड़ते हैं, वही सारे एग्जाम्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक एग्जाम, जैसे यहाँ पे आपने 2 कोई अपने बेस्ट चूज करे होंगे ना, उनमें से किसी एक और को, जिसमें आपका ज्यादा हाथ सेट हो गया है, उस पर आप आके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ऑल कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स विल बी said actuarial statics and actuarial mathematics have 2 element of assignment। ठीक है, for each subject there will be, दोनों सब्जेक्ट के लिए अपने को क्या होता है, अपने को 2 पेपर होते हैं। जैसे अगर मैं CS1 की बात करूं या CS2 की भी बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूं CS1 एंड CM1, मेनली इनका बता देता हूं, सेम यही क्राइटेरिया अपना CS2 और CM2 के लिए भी होगा। ठीक है, इनके लिए भी वही क्राइटेरिया होगा। तो इन दोनों पे क्या करा जाता है, अपने 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, A और B एग्जाम। ठीक है, ये जो एग्जाम होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और ये एग्जाम हमारा 1 hour 45 मिनट्स का होता है। देखो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि 2 एग्जाम होते हैं, पहला 3 घंटे 15 मिनट का होता है और दूसरा 1 घंटे 45 मिनट का होता है। और मजे की बात यह है कि अब ये दोनों एग्जाम क्या हो रहे हैं, एकदम घर से करने हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो एग्जाम होता है, इसकी जो वेटेज होती है वो 70% की होती है। ठीक है, और ये जो B एग्जाम है, इसकी वेटेज 30% की होती है। अब ये मत सोचना कि 70 और 30 मार्क्स का है, दोनों एग्जाम हमारे होते 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, बट इनको कन्वर्ट करके कितने में करा जाता है, 70% में इसको करा जाता है और 30% में इस वाले एग्जाम को करा जाता है। ठीक है, जितने भी मार्क्स आए होंगे उनको 30% के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। अगर देखो 100 में से आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको क्या करा जाएगा, 30% में कन्वर्ट करा जाएगा, मतलब इंटू 30/100 का क्राइटेरिया रखा जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, मतलब 27 मार्क्स आपके कंसीडर करे जाएंगे। ये अगर 100 में से आपके 90 मार्क्स भी आते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे वही 70% और 30% की वेटेज रखी जाती है, ये बता दिया गया है। और हाँ, ये क्राइटेरिया होता है कि आपको A एंड B दोनों एग्जाम में क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि A में आपके 95% मार्क्स आ रहे हैं
और इसमें आपके क्या हो रहे हैं, इसमें आपके 5% मार्क्स हो रहे हैं। तो नहीं, दोनों में अलग अलग आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। और ये जो एग्जाम है ये आप क्या कर सकते हो, घर से ही दे सकते हो। पहले होता था कि आप क्या करो, आपको सेंटर पे जाके ए एग्जाम देना होता था जो कि थ्योरी पार्ट होता था, और बी एग्जाम इसका प्रैक्टिकल पार्ट होता था। अब देखो, अब बात कर लेते हैं भाई, सब हो गया तो थोड़ा सा खर्चे की भी बात कर लेते हैं कि कौन से का खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले IFOI की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी वन टाइम जो मेंबरशिप फीस होती है, जो कि अपने को बाद में लेनी होती है, पहले CS1 या CM1 सीरीज का एग्जाम क्लियर करने के बाद ये फीस देनी होती है। ठीक है, शुरू में भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले दोनों में से कोई भी एक एग्जाम दे के देखो कि भाई एक्चुअल साइंस आपके लिए बना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इसमें इन्वेस्ट करो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 208 यूरोज की बात चलती है, और CS1 एंड CM1 एज अ मेंबर अगर दे रहे हो तब तो 180 आपको यूरो देने होंगे। लेकिन आप एज अ मेंबर नहीं दे रहे हो, नॉन मेंबर दे रहे हो, ठीक है, देन इसकी जो फीस हो जाती है वो 200 यूरोज हो जाती है। इसी तरह CB1 एंड CB2 की जो फीस होती है $135 होती है। उसके बाद देखो, जब आप मेंबर हो जाते हो ना, तो हर साल आपको 73 यूरोज एज अ रिन्यूएबल फीस देनी होती है। फिर देखो, एग्जाम की जो डेट होती है, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं, अप्रैल और सितंबर में, बट अभी कोविड पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइमिंग हो जा रही है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में क्या होता है, वन टाइम जो मेंबरशिप फीस होती है वो तो 4,000 है। अच्छा, सुन के थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी परचेज करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो उस वजह से जो इसकी कॉस्ट है और हमारे जो यूके बॉडी की कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट क्या हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। उसके बाद देखो, CS1 के लिए और CM1 के लिए, जो CS सीरीज है और CM सीरीज है, इनके लिए 5,000 रुपए एज एग्जाम फीस होती है, और जो CB सीरीज है उसके लिए 3,000 होती है, और एसेट के लिए भी 3,000 की एग्जाम फीस होती है। फिर देखो, एनुअल रिन्यूएबल जो फीस होती है वो 2,000 रुपए है। इसमें भी एग्जाम साल में 2 बार ही होता है, एक होता है जून में और दूसरा होता है नवंबर में। आगे देखो, एग्जाम्पशंस क्या होता था कि कुछ बच्चे क्या करते थे, जो महंगे पेपर होते थे, वो क्या करते थे, IFOI से दे देते थे। ठीक है, और कुछ पेपर क्या करते थे, AI से, IAI से दे देते थे, इंडियन बॉडी और यूके बॉडी से, और दोनों को क्या करते थे, मर्ज करके अपना पूरा पोर्टफोलियो उनका तैयार हो जाता था। बट अभी ये चीज खत्म कर दी गई है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, और मार्केट का ट्रेंड देख के भी लग रहा है कि अभी फ्यूचर में भी कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है। आगे देखो, तो भाई ये अपना एक्चुअल साइंस का पूरा क्राइटेरिया था। अब अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, देन आप कमेंट कर सकते हो नीचे, अगर कोई भी डाउट आता है। और बाकी हम CS1 जो है पूरा, कोर स्टैटिक्स 1 एंड एसेस से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल पार्ट है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको फॉलो कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे krish.singh.9838, इस पे आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आज की पूरी भी, जो भी चीजें हमने समझाई हैं। बाकी कोई अगर डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रिजॉल्व करा जाएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, CS1 के ऊपर पूरी बेस्ड अपलोड करेंगे, देन उस पे वीडियोस भी बनाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।